गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको समास चैप्टर की बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि समास होता क्या है या समास हमें क्यों पढ़ना है। व्याकरण का एक टॉपिक है, क्लास 9th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो जैसे हम देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है समास की परिभाषा, भेद और उदाहरण। तो समास की क्या परिभाषा है, उसके क्या भेद हैं और उसके उदाहरण क्या क्या हैं, इसको आज हम समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि समास है क्या। जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा गया है कि नए शब्द बनाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उनमें समास प्रमुख है। तो समास की मेन जो समास को बनाने का या समास क्या है, इसको जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो नए नए प्रयोग किए जाते हैं वो उसमें से समास जो है उसका अपना एक स्थान है। वैसे शब्द जो है वो कई तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे संधि के माध्यम से भी शब्द बनते हैं और विभिन्न प्रकार के अलग भाषाओं से शब्द लेकर के भी बनाए जाते हैं। लेकिन समास के माध्यम से भी नए शब्दों का डेवलपमेंट या नए शब्दों का एक तरह से नए शब्द का निर्माण किया जाता है। दूसरी चीज़ है समास की परिभाषा। तो सबसे पहले अगर हम समास को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन जानना हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है कि समास की क्या परिभाषा है। तो हम देखते हैं समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या संक्षेपीकरण, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उस सार्थक शब्द को या उस बनाए हुए सार्थक शब्दों को इस तरह संक्षेप करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को समास कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसके उदाहरण जो मुख्य दिए गए हैं उन उदाहरण को जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या है। जैसे प्रमुख उदाहरण है हवन सामग्री या कमल नयन। तो हम लेते हैं, मान लीजिए हवन सामग्री को एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं। तो अगर हवन सामग्री से मतलब होता है हवन की जाने वाली सामग्री, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हवन सामग्री एक शब्द है, लेकिन अगर इसे अलग अलग करेंगे तो इसमें अलग अलग शब्द निकल कर आते हैं। उसी तरह से हम कमलनयन को देखते हैं तो कमलनयन शब्द भी एक शब्द है, जबकि इसके अंदर दो शब्द जुड़े हुए हैं। पहला शब्द है कमल और दूसरा शब्द है नयन। जैसे हम समझते हैं, देखिएगा आप सभी लोग कि फर्स्ट है कमल और दूसरा है नयन। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो बनता है कमल नयन, ठीक है। हम देखते हैं कि जब इन सभी को जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है कमल नयन। तो ये कमल और नयन को जोड़ने की जो प्रक्रिया हुई इसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और ये जो बन के तैयार हुआ कमल नयन शब्द, ये कमल नयन शब्द जो है एक समस्त पद बनकर तैयार हुआ। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि समस्त पद क्या होता है। समस्त पद सामासिक प्रक्रिया में बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। सामासिक प्रक्रिया में मतलब जब समास का हम निर्माण करते हैं या समास के द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो उस शब्दों को बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम या जो सामासिक प्रक्रिया मतलब समास के द्वारा नए शब्दों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बाद जो एक नया शब्द बन के हमारे सामने हमको प्राप्त होता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे कि पुस्तकालय एक शब्द है, पुस्तकालय, पुस्तकालय में दो शब्द जुड़े हुए हैं, पुस्तक प्लस आलय। जैसे मान लीजिए आपके सामने पहला शब्द है पुस्तक और दूसरा है आलय। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो बनता है पुस्तकालय, एक शब्द बना पुस्तकालय। अब हम देखते हैं ये जो पुस्तकालय शब्द है ये आपका पूरा समस्त पद है, यही पूरा समस्त पद है, ठीक है। अब इससे आप समझ गए होंगे ये जो पूरा पुस्तकालय शब्द है यह एक समस्त पद है और पुस्तक
प्लस आलय, इन दोनों को जोड़ने की जो प्रक्रिया हुई वह सामासिक प्रक्रिया हुई, जिसके द्वारा हमको एक नया शब्द मिला, पुस्तकालय। और ये पुस्तकालय शब्द जो है वह समस्त पद है। अब आगे हम देखते हैं कि पुस्तक के लिए आलय। जब पुस्तकालय को हम अलग अलग करेंगे तो शब्द निकल के आएगा पुस्तक के लिए आलय। दूसरा शब्द है आसमुद्र। आसमुद्र मीन समुद्र तक या समुद्र के पास। राजा रानी, राजा रानी जो शब्द है इसको हम ऐसे देख रहे होंगे तो राजा रानी और बीच में एक निशान लगा हुआ है, तो इससे हमें नॉर्मली देखने में तो लग रहा है कि राजा रानी एक शब्द है, ठीक है। ये मतलब दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ये दो अलग अलग शब्द होकर भी एक हैं। और जब इसका हम विग्रह करेंगे या जब इसको अलग अलग करेंगे तब जा करके इसमें और छिपा हुआ होता है, हाइड होता है। इसीलिए इसको जो है हम देखते हैं कि जब इसको दोनों को अलग करेंगे तो राजा और रानी शब्द निकल के सामने आता है। अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। समास का हमने समस्त पद जान लिया। समस्त पद में भी दो पद आते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, समास का पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। तो जैसा हम आपको सबसे पहले पूर्व पद के बारे में बताएंगे कि पूर्व पद होता क्या है। पूर्व पद समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। समस्त पद का जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं। जैसे राजकुमार, जैसे राजकुमार आप देख रहे हैं, आप देखते जाइए, पहला शब्द है जो आप देख रहे हैं राजकुमार। अब इसमें हम देखेंगे राजकुमार जो है वो समस्त पद है और इसमें राज प्लस कुमार, कुमार, ये दो शब्द मिल करके शब्द बने राजकुमार। तो जब दोनों शब्दों को हम बना लेंगे तो जो इसमें राजा शब्द है या राज शब्द है, ये राज शब्द जो है ये आपका हो जाएगा पूर्व पद। ये पहला जो है राज शब्द है, पूर्व पद कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है मनोवांछित। दूसरा जो है वो है वांछित। देख रहे हैं आप सभी लोग, मनोवांछित मतलब मन से चाहा हुआ या मन की इच्छा। तो इसे मनो शब्द जो है वह आपका है पूर्व पद। ये आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ, उत्तर पद की तरफ। दूसरा जो उत्तर पद है उसे हम कैसे समझेंगे। तो उत्तर पद जो है वह समस्त पद का जो अंतिम भाग होता है, समस्त पद का जो आखिरी हिस्सा होता है उसी को उत्तर पद कहा जाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यथा स्थिति, प्रतिदिन, नील गगन, इन सभी में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यथा स्थिति में दो शब्द हैं, यथा प्लस स्थिति। यथा स्थिति का मीन्स होता है, अर्थ होता है स्थिति के अनुसार। तो जैसा आप देख रहे हैं स्थिति के अनुसार, तो इसमें हमें पहचानना है कि उत्तर पद कौन सा है। दूसरा शब्द लेते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन देख रहे हैं, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो प्रत्येक दिन मतलब एवरीडे बात आती है। तो प्रतिदिन में भी हमें पहचानना है कि अंतिम पद या उत्तर पद कौन सा है। नेक्स्ट है नील गगन। इसमें भी हम देखते हैं कि अंतिम पद कौन सा है। इन तीनों को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यथा स्थिति में आपका अंतिम पद होगा स्थिति। दूसरा हम लेंगे प्रतिदिन। प्रतिदिन में दिन जो है ये होगा उत्तर पद, ठीक है। उसके बाद है नील गगन। इसमें जो गगन शब्द है ये होगा उत्तर पद। जैसा आप देख चुके हैं कि इन तीनों में स्थिति, दिन और गगन ये शब्द जो है उत्तर पद हैं। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि आपको दिख रहा है कि इन समस्त पदों में स्थिति, दिन और गगन उत्तर पद हैं। अब नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। समास विग्रह। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समास विग्रह। समास विग्रह का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम इसका वो
इसकी परिभाषा देखते हैं कि समास विग्रह जो है समस्त पद में प्रयुक्त शब्दों को पहले जैसी स्थिति में लाना अर्थात अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे हम देख रहे हैं, हम दोनों को अलग अलग करके लिखे हुए हैं, समस्त पद और विग्रह। तो समस्त पद में मैंने 3 एग्जाम्पल रखे हैं, विषधर, गंगा तट, यज्ञशाला। तो इन तीनों को अगर हम अलग अलग करते हैं तो क्या शब्द निकल के आ रहा है? विष को धारण करने वाला, गंगा का तट, यज्ञ के लिए शाला। अब इन सारी चीजों को हम समास विग्रह के तौर पे देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं समास की विशेषताएं। समास को बनने के लिए या समास को के द्वारा शब्दों का निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है और क्या क्या चीजें होती हैं तब जाकर के नए शब्द का निर्माण होता है। तो पहला पॉइंट है, समास में 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। एक शब्द से कभी भी समास नहीं बनेगा। समास की प्रक्रिया ही होती है किसी भी कई शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाना। तो इसमें हम देखते हैं कि समास में 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक पद एक साथ मिलते हैं। दूसरा है, समास में शब्द पास पास आकर नया शब्द बनाते हैं। दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि समास में 2-3 शब्द एक साथ पास पास आते हैं और मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तीसरा है, पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तीसरे पद में या तीसरे जो पॉइंट में हम नोट देखते हैं कि पदों के बीच में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे का, ने, को, से, ये सारे जो शब्द हैं वो बीच में लोप हो जाते हैं, अर्थात हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं, छुपे होते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि समास से बने शब्द में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद प्रधान होता है, तो कभी कभी अन्य पद भी प्रधान हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी हम कुछ समास में देखेंगे कि दोनों पद प्रधान होते हैं। अब हम बढ़ते हैं समास के भेद। समास के भेद मतलब कितने कितने भाग हैं, कितने उसके जो है एक तरह से अगर समास एक कोई पेड़ है तो उसकी कितनी टहनियाँ हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि समास एक पार्टिकल कोई वस्तु है, उसके कितने पार्ट हैं, कितने अंग हैं, हम इसको समझते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं हम इसे जानते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि समास के भेद कितने हैं, निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, 5 नंबर पे आता है द्वंद्व समास एंड 6 नंबर या 6वें नंबर पर आता है बहुब्रीहि समास। पहला हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास से पूर्व पद, अव्ययी भाव समास है क्या, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो एवं अव्यय होता है, पूर्व पद प्रधान होता है एवं अव्यय होता है तथा समस्त पद भी प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तथा समस्त पद भी प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। इस बात को ध्यान रखिए, नोट कीजिए कि इसका जो उत्तर पद होगा, जो आखिरी पद होगा, वो क्या होगा, या तो संज्ञा होगी या विशेषण होता है। समास किए जाने के पहले दोनों पदों का भाव अलग अलग होता है। समास बनाने से पहले दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, अर्थात दोनों शब्दों का जो भाव होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से शब्द हैं जिनको हम अलग अलग करके देखते हैं और फिर एक करके देखते हैं, समास बना के देखते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, जस्ट अपोजिट। लेकिन इसमें दोनों शब्दों को अगर हम देखेंगे तो प्रति प्लस कूल, प्रति मतलब उसके हिसाब से, कूल मतलब बिल्कुल अलग, एकदम डिफरेंट। अब जब दोनों को मिला दिया हमने तो बन गया प्रतिकूल, मतलब बिल्कुल अपोजिट। आ जन्म मीन्स हमेशा के लिए,
हमेशा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जन्म मतलब जन्मना, पैदा होना। आ मीन्स नहीं, आ मतलब एक तरह से आप मानिए कि किसी बहुत मतलब बहुत पुराने समय में या जैसे कभी भी नहीं, लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा, दोनों को ज्वाइंट किया तो क्या बन गया? आजन्म। आजन्म मीन्स हमेशा के लिए, या आजन्मा, या हमेशा, हर समय के लिए। दूसरा है प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रति मीन्स एक होता है, और दिन मीन्स डे, दिन, जिसे आप जानते ही हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला देंगे, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। नेक्स्ट है यथासंभव। यथासंभव, संभव मीन्स सक्षम होना, मतलब पॉसिबल होना। यथा मीन्स जैसा कि, जैसा कि जिस तरह से आप कर सकते, आपके हिसाब से। लेकिन देखिए, यथा मीन्स आपके हिसाब से, संभव मीन्स जैसा पॉसिबल हो। लेकिन अगर दोनों को जोड़ देंगे तो यथासंभव मतलब अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है अनुरूप। अनुरूप, रूप मतलब एक चेहरा, एक मतलब आप ये फेस, एक फेस कह सकते हैं, एक चेहरा कह सकते हैं। रूप हो जाएगा अनु। अनु मीन्स अनुसार, अनुसार। लेकिन मतलब अकॉर्डिंग टू यू, इस तरह से। ठीक है। लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो अनुरूप मतलब अपने अनुसार। ठीक है। अब दूसरा हम आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं इसमें दूसरा जो सेकंड नंबर पे है, तत्पुरुष समास। दूसरा जो समास है उसका नाम है तत्पुरुष समास। जैसा कि आप तत्पुरुष समास को हम थोड़ा डिफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या कौन से नियम लागू होते हैं। तत्पुरुष समास का उत्तर पद अथवा अंतिम पद प्रधान होता है। हमने कहा इससे पहले ही इन सारे जो पार्ट हैं इनको पढ़ाने से पहले ही हमने आपको बताया था कि जो समास है उसमें जो समास है उसमें कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी प्रथम पद प्रधान हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि ना तो उत्तर पद प्रधान होगा ना प्रथम पद प्रधान होगा, बल्कि एक अन्य ही पद प्रधान हो जाएगा। लेकिन कुछ समास आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। तो ये तो आपकी जो तत्पुरुष है।